नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। मानसी ने थके हारे कदमों से घर में प्रवेश किया तो देखा कि अम्मा जी और जेठानी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी और दोनों की नज़रें उसे ही घूर रही थी। अजीब सी कुटिल मुस्कान थी उनके चेहरे पर, ऐसी मुस्कान जिसने मानसी को अंदर तक तोड़ दिया। साफ पता चल रहा था कि उसके मायके की एक एक खबर इन तक पहुंच गई होगी। पति रमेश की तरफ देखा तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। आखिरकार उसके मायके की एक एक पल की रिपोर्ट अम्मा जी तक पहुंचाने में उसके पति का ही हमेशा सबसे अहम किरदार होता था। इस बार की महाभारत तो उन्होंने पूरे मिर्च मसाले के साथ बताई होगी। एक बार तो उसका मन किया कि सीधे अपने कमरे में ही चले जाए, लेकिन 15 दिन बाद मायके से लौटी थी तो संस्कारवश सास और जेठानी के पैर तो छूने ही थे। आखिर मन मार कर अम्मा जी की तरफ पैर छूने के लिए बढ़ी। तब तक रमेश अम्मा जी के पास ही जाकर बैठ गए। जैसे ही उसने अम्मा के पैर छुए, अम्मा आशीर्वाद देने की जगह बोली, क्यों रे बहुरिया, इस बार क्या नया नाटक हो गया तेरे मायके में? तेरे भाइयों ने तो पूरे समाज में थू थू करा दी। हमें तो बताते ही शर्म आई कि वो लोग हमारे समधियान के लोग हैं। पर मानसी कुछ न बोली। अपनी आंखों में आंसू लिए जेठानी के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। हाय दैया, देखो तो बात करते ही शर्म आ रही है। अरे सिर्फ इतना ही तो पूछा था, नहीं जवाब देना था तो मना कर देती। यूँ मुंह उठाकर सीधे कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? जेठानी जी ने ताना कसा। अरे रहने दे बड़ी बहू, इसके परिवार में ही संस्कार नहीं तो उसमें कहाँ से होंगे? सुना नहीं, इसके दोनों भाई 12वीं पर कैसे लड़ रहे पड़े थे, वो भी बाप की जमीन जायदाद के लिए। अम्मा जी भी जेठानी को रोकते हुए पर मानसी पर ताना कसते हुए बोली, हाँ अम्मा, ये बात तो सही है। मुझे तो बड़ी शर्म आई वहाँ पर, कैसे बेशर्मों की तरह झगड़ रहे थे दोनों भाई। रमेश बीच में ही बोल पड़ा। तीनों इतनी जोर से बातें कर रहे थे कि उनकी बातें अंदर तक मानसी को सुनाई दे रही थी। सुनकर मानसी अंदर अपने कमरे में रो रही थी। एक तो पिता की मौत का गम था ही, ऊपर से 12वें पर उसके दोनों भाई जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़े। इससे समाज में अच्छी खासी किरकिरी हो गई। मानसी जब भी मायके जाती थी तो अक्सर भाइयों और भाभीियों को छोटे मोटे झगड़े देखकर खूब समझाती थी अपने बाबा को। बाबा, अपने जीते जी बंटवारा कर दो। पर बाबा थे कि हर बार मना कर देते, कहते कि मेरे जीते जी तो बंटवारा नहीं होगा, बाद में दोनों आपस में बांट लेंगे। अब देखो, दोनों ने ऐसा बंटवारा किया कि पूरे समाज के सामने शर्मसार ही कर दिया। लेकिन यहाँ ससुराल वालों को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल गया था। अब तो उठते बैठते खाते पीते इसी किस्से पर बातचीत चलती रहती। आखिर मानसी भी क्या कहती, जब मायके में भाइयों ने नहीं सुनी तो यह ससुराल वालों को क्या चुप कराए। यहाँ तक कि कुछ दिन बाद अड़ोस पड़ोस की औरतें अम्मा के पास आकर बैठी तो उनके सामने ही अम्मा ने कहा, अरे आजकल तो जमीन जायदाद के लिए लोग कैसे कैसे कदम उठाते हैं, घोर कलयुग आ गया है। अब हमारे ही समधी को देख लो, उनके दोनों बेटे पिता की मौत के 12वें दिन ही जायदाद के लिए लड़ पड़े। यह बात चाय लाते हुए मानसी ने सुन ली। उसने धीरे से अम्मा जी से कहा, अम्मा जी, अब जो हो चुका है उसे बार बार क्या बोलना। हाँ तो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, अब जो हुआ है वो ही तो बोल रही हूँ। अब हर घर के बच्चों में संस्कार तो माता पिता ही डालते हैं। एक तुम्हारा परिवार देख लो जो जमीन जायदाद के लिए लड़ पड़ा, और यहाँ मेरे दोनों बच्चों को देख लो, बिल्कुल राम लक्ष्मण है, दोनों में कितना भाईचारा है। अम्मा जी हाथ नचाते हुए बोली। इतने में एक पड़ोसन बोली, पर कुछ भी कह नहीं सकते बहन जी, वक्त का कोई पता नहीं। राम लक्ष्मण तो भगवान है, हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारी कहाँ तुलना भगवान से। बच्चों की नीयत कब बदल जाए कुछ कह थोड़ी ना सकते हैं। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वक्त रहते ही अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दे। बहुत कम ही भाई होते हैं जो बराबर बंटवारा करते हैं, वरना अधिकतर तो संपत्ति को लेकर लड़ते रह जाते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, होंगे ऐसे बच्चे, मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं, उन्हें तो मैंने संस्कार दिए हैं। और वैसे भी परिवार तो एक साथ ही अच्छा लगता है, यूँ बंटवारा करके परिवार को तोड़ने का हमें तो कोई शौक नहीं। आखिर पड़ोसन अम्मा जी के आगे कुछ ना कह पाई। कुछ समय बाद अम्मा जी के मायके में उनके भाइयों ने काफ़ी कर्ज हो जाने पर अपना पुराना घर बेचना चाहा। उसे बेचने के लिए कागज़ों पर अम्मा जी के साइन की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि प्रॉपर्टी अम्मा जी के दादाजी के समय की थी और अम्मा के पिताजी
इकलौते वारिस। अब पिताजी तो रहे नहीं, इसलिए अम्मा जी के दोनों भाई और स्वयं अम्मा जी उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार थे। अम्मा जी को जिस दिन पेपर पर साइन करने जाना था, उस दिन रमेश और बड़े बेटे सुरेश दोनों ने अपने काम से छुट्टी कर रखी थी, क्योंकि दोनों को ही पक्का विश्वास था कि कर्ज उतारने के लिए प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो अम्मा जी को तो हक दिया ही नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों भाई अम्मा जी के साथ घर से रवाना हो गए। जब शाम को तीनों वापस आए तो काफ़ी गुस्से में थे, पर सुबह के भूखे हारे तीनों खाना खाने बैठ गए। साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई कहा सुनी हुई है, इसलिए इन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, वरना अम्मा जी अपने मायके से कभी भूखी तो नहीं आती थी। जेठानी अंदर रसोई में गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी, वही मानसी उन लोगों को खाना परोस रही थी। खाना खाते खाते ही तीनों में बहसबाजी छिड़ गई। सुरेश ने तो आखिर अम्मा से बोल ही दिया, यह कि अम्मा, आप इतनी बड़ी दातार क्यों बन रही हो? जब भगवान खुद आपको आगे चलकर कुछ देना चाहता है तो मना क्यों कर रही हो? भला कोई घर आई लक्ष्मी को मना करता है क्या? उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे पर तू उन लोगों की स्थिति तो समझ, वो लोग कर्ज में हैं, तभी तो मकान बेच रहे हैं। अरे तो अम्मा, हम कब मना कर रहे हैं कर्ज चुकाने से? कर्ज उन लोगों ने लिया है तो वो लोग चुकाए, पर तुम्हारे हिस्से से नहीं। तुम्हें तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी से कुछ तो मिलना चाहिए। रमेश भी बीच में ही बोल पड़ा, तेरे सामने ही एक बार बोला तो था मैंने कि भाई पूरा हिस्सा मत दे मुझे, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत तो दे दे। पर वो तो अपनी स्थिति को रोना लेकर बैठ गए। अब उसके आगे मैं कुछ कह ही नहीं पाई। अम्मा जी ने रमेश को समझाना चाहा, हाँ माँ, तुम्हारे पास ही धन की वर्षा हो रही है, जो इतनी आसानी से हिस्सा छोड़ने को तैयार हो गई। ये तो भला हो हम दोनों भाइयों का, जो हमने प्रॉपर्टी पर साइन नहीं करने दिए तुम्हें, वरना वो तो तुम्हारा हिस्सा भी पूरा का पूरा हड़प जाते। अगर हिस्सा नहीं दिया तो सच कह रहा हूँ, उनके खिलाफ कोर्ट जाने में भी हमको कोई ऐतराज़ नहीं, सुरेश ने कहा और खाना खाते खाते बीच में ही थाली छोड़कर उठ गया। अरे खाना तो खाते जा, सुबह से कुछ नहीं खाया, ये बातें तो बाद में भी कर लेंगे। अम्मा ने कहा, तुम ही खाना खा लो अम्मा, अपने मायके की पड़ी है, लेकिन अपने बेटों की कोई चिंता नहीं। अरे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो कम से कम हमारे लिए ही सोच लेती। तुमने तो अपनी पूरी उम्र देख ली, लेकिन हमें तो अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी है। कम से कम हमारे ही ऐशो आराम के बारे में सोच लेती, या हमारे भविष्य के लिए कुछ रख लेती। भाई सही कह रहा है, इतनी आसानी से आई हुई लक्ष्मी को जाने नहीं देंगे। आखिर ज़मीन जायदाद का मामला है, थोड़ा बहुत नहीं, तुम्हारा पूरा हिस्सा चाहिए। कहते हुए रमेश ने भी खाना खाते खाते उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे में चला गया। अब अम्मा से रोटी का निवाला निगलते ना बना। उदास होकर अम्मा अपनी थाली को प्रणाम कर खड़ी हो गई। अम्मा अपने कमरे में जाने को हुई, तभी मानसी ने उनकी निगाह टकरा गई। उनसे कुछ कहते ना बना, वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 2 दिन तक घर का माहौल ऐसा ही रहा। अम्मा अपने बेटे को समझाती रही, लेकिन दोनों तो मानने को ही तैयार नहीं हुए। 2 दिन बाद जब अम्मा के भाई का फ़ोन आया तो घर में फिर से कहा सुनी शुरू हो गई। आखिर आपके भाई की इतनी हिम्मत कैसे हुई अम्मा? आप ही के हिस्से में से आधा हिस्सा आपको देकर आप पर कोई एहसान कर रहे हैं क्या वो लोग? साफ साफ कहो उनसे कि आपको पूरा हिस्सा लेंगी। सुरेश ने कहा, हाँ अम्मा, अब तो कोर्ट केस होकर ही रहेगा। तुम्हारे हिस्से की एक फूटी कौड़ी ना छोड़े, वहाँ पर हम लोग देख लेना, अच्छे से सबक सिखाएंगे उन्हें। रमेश ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे पर तुम दोनों समझो तो सही, वो लोग बहुत परेशान हैं, कैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। भगवान का दिया हमारे पास तो सब कुछ है, फिर क्यों इतने से हिस्से के लिए लड़ रहे हो तुम लोग? अम्मा दोनों को समझाते हुए बोली, अम्मा तुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही देख लेंगे कि हमें क्या करना है। तुम में ही इतनी अक्ल होती तो हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। रमेश ने चिल्लाकर कहा, आप अम्मा से कैसे बात कर रहे हो? अचानक मानसी बीच में बोल पड़ी, तुम तो चुप ही रहो, हम तो फिर भी अपने घर में इस तरह से बात कर रहे हैं। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे पिता के 12वें में क्या किया था, वो तुमने देखा था या नहीं? संस्कार तो तुम लोगों में नहीं है और हमारे बीच में बोल रही हो। मानसी को बीच में बोलता देखकर रमेश चिढ़कर बोला, आखिर कौन सा पति बर्दाश्त करेगा कि उसकी पत्नी इस तरह उसके परिवार के सामने उसे चुप रहने के लिए कहे? ऐसे में पत्नी को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है
कि उसके मायके पर तानाकशी कर दो, अपने आप ही चुप हो जाएगी। मेरे मायके में क्या हुआ मैं अच्छे से जानती हूँ। हम तो संस्कारी भी नहीं हैं, पर आप तो संस्कार वाले हैं। आप क्यों लड़ रहे हो? उस दिन मेरे भाइयों को देखकर आपको बड़ी शर्म आ रही थी, अब आज आप क्या कर रहे हो? मेरे भाई तो आपस में ही लड़े थे, पर तुम लोग तो जायदाद के लिए अपनी अम्मा तक से लड़ पड़े। मानसी ने कहा तो रमेश गुस्से में आग बबूला हो गया। मानसी पर हाथ उठाने के लिए वो आगे बढ़ा तो अम्मा ने उसे रोकते हुए मानसी से कहा, बहू, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? तू अपने मायके में भी बोल नहीं पा रही थी तो यहाँ पर भी मत बोल। सही कहा अम्मा जी, मैं तो अपने मायके में भी नहीं बोली थी। यहाँ तो बोलने का मुझे बिल्कुल भी हक नहीं। पर अम्मा जी, एक सलाह ज़रूर दूंगी। मेरे भाई तो मेरे पिता के मरने के 12वें दिन जायदाद के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आपके बेटों का तो कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपने जाने से पहले खुद ही बंटवारा कर जाना। जमीन जायदाद है ही ऐसी चीज़ जो अच्छे अच्छे के संस्कारों को धाराशायी कर देती है। कहकर मानसी अंदर कमरे में चली गई। लेकिन मानसी के मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर अम्मा जी सोचने पर मजबूर हो गई। आखिर सही तो कह रही थी वो, लेकिन अम्मा जी की आखिर चले भी कहाँ। ना तो अम्मा जी ने कभी अपने जीते जी जमीन जायदाद का बंटवारा किया और ना ही अपने मायके में अपना हिस्सा छोड़ा। सिर्फ छूटा तो मायके से हमेशा के लिए संबंध। दोस्तों, अम्मा जी की जगह अगर आप होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।